हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का 7th का चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे किस किस तरीके से हम अपने प्लांट्स को यानी कि अपने नेचर को और अपने जो भी हमारे आसपास जो एनिमल्स हैं, जितने भी तरह के एनिमल्स हैं, सबको बचा सकें। तो शुरू करते हैं। कह रहा है कि जो हमारा क्लास 7 का चैप्टर था, जो अभी हम क्लास 8 में आ चुके हैं, तो जब 7th में हम पढ़े थे तो कह रहा वहाँ पे दो लोग थे। एक था पहेली और एक थी भूजो, यानी कि लड़की थी पहेली और ये भूजो उसका भाई था। जो भी था, भूजो और पहेली थी। वो गए थे घूमने जंगल अपने प्रोफेसर के साथ। क्या नाम था उनका? अहमद और तिब्बू। ये एग्जाम में नहीं आने वाला, बस एक स्टोरी की तरफ बताया जा रहा है आपको, ताकि आप समझ सकें। ठीक है। कह रहा वो जब गए थे तो अलग अलग जगह पे गए थे अपने क्लासमेट के साथ में, ठीक है, जिसके साथ और सारे भी बच्चे थे। तो एक्सपीरियंस किए थे, बहुत ही मतलब अच्छा उनको एक्सपीरियंस हुआ था। भरतपुर सेंचुरी गए थे, ठीक है। कहाँ कहाँ गए थे वो नाम बताया गया है यहाँ पर। कहाँ कहाँ गए थे? भरतपुर सेंचुरी गए थे। और उन्होंने कुछ नाम सुना था, जैसे कि क्या नाम सुना था? काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। क्या नाम सुना था? काजीरंगा नेशनल पार्क, लुकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये उन्होंने सुना था। और कहाँ गए थे? वो भरतपुर सेंचुरी में गए थे, ठीक है। अब आती है पहली, फिर से आती है पहली। इस लड़की का नाम है। पूछ रही है आपसे कि जो नेशनल पार्क हैं या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तीनों किस लिए बनाए जाते हैं? इनका मतलब क्या होता है, किस लिए हम बनाते हैं? तो यही इसको चैप्टर में हम समझाएंगे, इस पहेली को, कि किस लिए बनाए जाते हैं ये तीनों, यानी कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व किस लिए बनाया जाता है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। हर चीज़ इस चैप्टर में इसको हम समझाएंगे पहेली को, ठीक है। तो पहला चैप्टर आता है हमारा, पहला टॉपिक आता है हमारे चैप्टर का, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। अब देखो, चैप्टर का जो टॉपिक है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर उसको समझ गए हैं तो पॉइंट वाइज आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्ट मतलब कि पेड़ काटना, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, और एड यानी कि एफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ लगाना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? डिफॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट का डी मोटाइज हो रहा है, यानी कि पेड़ कट रहे हैं। और उसकी दिक्कतें क्या हो रही है, यानी इट्स कॉज, यानी कि पेड़ कटने से क्या क्या दिक्कत हो रही है, इस पैराग्राफ में हम जानेंगे। पहले कह रहा है कि कई तरह के प्लांट्स और एनिमल हमारी पृथ्वी पर रहते हैं। तो सबको पता है भाई, कई तरह के हम आप ये आसपास ही देखते हैं। जब गांव में जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ भी कई तरह के हम पौधे और जानवर देखते हैं। तो ये कह रहा है कि ये ज़रूरी होते हैं, यानी कि ये जो भी प्लांट्स हैं और एनिमल हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि इनके द्वारा ही क्या हो रहा है, नेचर और हमारे बीच में बैलेंस बना हुआ है। अगर ये ना रहें तो हम भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बता रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि जो भी ये प्लांट्स और एनिमल हैं, इनको बहुत ही बुरी तरह से क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। और आजकल जो है डिफॉरेस्टेशन मतलब टॉप लेवल पे चल रहा है, यानी कि हर जगह से जंगल क्या है, काटे जा रहे हैं। और जंगल की जगह पे वहाँ पर जो ज़मीन है वहाँ पर फैक्ट्री बनाई जा रही है, मॉल्स बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और जंगल को क्या कर दिया जा रहा है, साफ़ कर दिया जा रहा है। जब जंगल साफ़ कर रहे हैं तो उसके साथ जो पेड़ तो कट ही रहे हैं, और साथ ही साथ जो एनिमल्स हैं वो भी बेचारे क्या हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, या भाग के शहर में आ रहे हैं तब भी मारे जा रहे हैं। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, जंगल का भी बेचारे मतलब कट रहे हैं, और जानवर भी क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण, ठीक है। तो कारण हमने कॉज जान लिया, क्या दिक्कतें हो रही हैं, पेड़ मर रहे हैं, यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है, और जंगल भी क्या हो रहे हैं, साफ़ होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जानवर भी ख़त्म होते जा रहे हैं। अब नीचे आता कहता है भाई पेड़ को काटे क्यों जा रहा है, क्या रीज़न है कि पेड़ की इतनी कटाई हो रही है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रोक्यूरिंग लैंड ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि देखो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है भारत की, या पूरे कंट्री की बात करें, पूरे पृथ्वी की बात करें। देखो मान लेते हैं कि पृथ्वी पे 100 लोग रह सकते हैं, यानी कि भरपूर मात्रा में अच्छे से लोग रह रहते हैं। लेकिन इस समय जो संख्या है वो 100 नहीं है, वो कितना पहुंच गया है, 120 पहुंच गया, यानी कि 20 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा हो गए हैं। अब भाई जब 20 लोग एक्स्ट्रा हो गए हैं तो जो जंगल बचे हैं उन्हीं को तो सब काटेंगे, ठीक है। जंगल काट के वहाँ पे घर बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, ताकि जो 20 लोग हैं वहाँ पे रह सकें। तो इसीलिए जो है जंगल को लोग, इंसान जो है, काट रहे हैं, और उस जंगल को बर्बाद करके क्या बना रहे हैं, एक नया कल्टीवेशन लैंड बना रहे हैं, जहाँ पर गांव बसेंगे, शहर बसेंगे, मॉल बनेगा, सिनेमा हॉल बनेगा, और जंगल को साफ करके ख़त्म कर दिया। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है हमारा बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्री। उस जंगल को काट करके उस ज़मीन पे क्या बना रहे हैं लोग, घर बना रहे हैं और फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर रहे हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, यानी कि जो वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं उस पेड़ का कहाँ यूज़ हो रहा है, फर्नीचर बनाने में, यानी कि कुर्सी बनाने में, बेड बनाने में, पंखा जो का टेबल होता है जिस पर हम लोग करते हैं, वो सब बनाने, मतलब कई तरह के विंडो वगैरह, खिड़कियाँ, दरवाजे सब बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो ये सब कटाई के द्वारा ये सब बन रहे हैं। अब आता है सब नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवर ड्रॉट। कह रहा है इसके वजह से, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी कि पेड़ों की कटाई की वजह से कई जगहों पे फॉरेस्ट फायर हो जाता है। यानी कि जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो ठंडा नहीं रहेगा मौसम, जब ठंडा नहीं रहेगा तो हमने पढ़ा ठीक इसके पीछे वाले चैप्टर में कि किस तरीके से जब जंगल सूख जाते हैं, उनके जो घास होते हैं जब सूख जाते हैं, तो जब बहुत तेज़ी से सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो घास जलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक क्या होते हैं, जलना स्टार्ट हो जाते हैं।
जिसकी वजह से पूरा जंगल क्या होता है, जल के राख हो जाता है। तो वही कह रहा है, जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जंगल जल्दी गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो पेड़ का जो भी बचा रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या दिक्कत हो रही है, कॉज क्या हो रहा है इसका, फॉरेस्ट फायर, और उसके वजह से यानी कि पेड़ों की कटाई की वजह से ही कई जगह पे क्या हो रहा है, सूखा पड़ जा रहा है, कि ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लोग भूखे मर जा रहे हैं और जानवर भी भूखे मर जा रहे हैं। अब देखिए जो दूसरा टॉपिक है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, यानी कि अगर ये ऐसा ही करता रहा, अभी भी बहुत पेड़ बचे हैं और हम बचा सकते हैं और ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, वो इस पैराग्राफ में हम जानेंगे। अब देखो यहाँ पर आते हैं कौन, पहली और भुजो। कह रहा पहली भुजो को याद है, जो क्लास 7 में पढ़े थे, हम लोग को तो नहीं याद होगा क्योंकि हम लोग तो भुलक्कड़ हैं, बस अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो कहाँ से याद रहेगा। तीन लोग को याद है, तो ये बता रहे हैं आपको किस तरीके से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर पेड़ को ऐसे ही काटा जाए। तो देखो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस आता है, यानी सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे लिए आएगा वो अगर टेम्परेचर, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो मौसम ठंडा ही रहेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि पेड़ की कटाई होने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, और हर साल क्या हो रहा है, गर्मी भी बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहला है। दूसरा आता है पॉल्यूशन लेवल, यानी कि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन लेवल और तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कि जो एयर पॉल्यूशन था, जो नॉइज़ पॉल्यूशन था, वो सब क्या होगा, और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा पृथ्वी पे। ये था दूसरा। तीसरा आता है हमारा कि क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाएगा। भाई हमें सबको पता है एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 भी लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि CO2 का जो लेवल होगा वो भी बढ़ जाएगा, जो सांस लेने में दिक्कत होगा। किसको दिक्कत होगा, हमको और जानवरों को। ग्राउंड वाटर, यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा, देखो जब तक पेड़ थे तब तक सॉइल के लोग बांधे रखते थे, यानी कि जो मिट्टी को पकड़ के रखते थे, जिसकी वजह से जो मिट्टी थी वो वाटर को सोख के रखती थी। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी कहाँ से सोखेगी उसको। इस तरीके से पानी का जो ग्राउंड लेवल होगा वो भी काफ़ी नीचे चला जाएगा और नल से पानी नहीं आएगा, ठीक है। और इसके द्वारा इसके बाद अभी तो ये और बचा है, कह रहा है अगर ऐसा ही पेड़ कटाता रहा, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो ऐसे ही पेड़ की कटाई होती रही, तो जो रेनफॉल हो रही है, इसमें जो बारिश हो रही है वो भी नहीं होगी, और जो मिट्टी होगा वो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से बंजर हो जाएगा, कोई भी खेती नहीं होगी, ठीक है। देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज़, यानी कि इसके साथ ही साथ अगर पेड़ ऐसे कटते रहें तो बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, जैसे कि फ्लड, यानी कि बहुत बड़ी बाढ़ आ सकती है समुद्रों से, ठीक है। बहुत बड़ा सूखा पड़ सकता है क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे, तो ये सब दिक्कतें आ सकती हैं और आने वाले फ्यूचर में ही आएंगी, यानी कि बहुत जल्द आने वाली हैं, 10 से 15-20 सालों में, ठीक है। क्योंकि पेड़ों की कटाई बहुत तेज़ी से लोग कर रहे हैं, यानी कि हद से ज़्यादा लोग पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पेड़ की कटाई से ड्रॉट का क्या मतलब है, ड्रॉट यानी सूखा कैसे पड़ जाएगा। दिमाग में तो क्वेश्चन आया होगा, जिसको नहीं आया होगा वो ध्यान नहीं दे रहा है। अगर पेड़ की कटाई होने के कारण अगर सूखा पड़ रहा है तो कैसे हो रहा है उसका यहाँ पे डिटेल बताया गया है। देखिए ध्यान सुनिएगा, बस सुनना है आपको, क्या करना है, सुनना है। देखो जब पेड़ नहीं रहेंगे, यानी कि जो ट्रीज़ रहेंगे वो रहेंगे ही नहीं, तो CO2 को कोई सोखेगा नहीं, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं कोई कर पाएगा, तो CO2 क्या होगा, हवा में ऐसे घूमता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हीट रेज आएंगी वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्टेड, यानी कि वापस चलेंगे, यानी कि जो सूरज की रोशनी आ रही है वो क्या हो पाएगा, कैप्चर नहीं हो पाएगा पेड़ों के द्वारा। प्लांट में क्या होता है, सूरज की रोशनी लेती है ना प्लांट, तो वो नहीं हो पाएगा। जब फोटोसिंथेसिस में ना ही CO2 ले पाएगा, ना ही हीट रेज यानी जो सूरज की रोशनी आई है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, जिसकी वजह से दोनों के कारण, यानी कि CO2 के कारण और हीट रेज के कारण क्या होगा, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इस समय 42 डिग्री है तो आने वाले 10-15 सालों में ये 50 डिग्री भी पहुंच सकता है, जिसकी वजह से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा क्या, वाटर साइकिल, जिसकी वजह से बारिश हो रही थी। देखो अगर सब पेड़ रहते हैं तो ठीक ठाक मात्रा में बारिश होती है, ठीक है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो भाई ये वाटर साइकिल भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, रेनफॉल होना यानी कि बारिश होना बंद हो जाएगा पूरी तरह से, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत बड़े पैमाने पे सूखा पड़ने लगा। जैसे इस समय राजस्थान में पड़ रहा है, रेगिस्तानों में सूखा, ठीक है, डिजर्ट में, वैसे ही पूरे भारत में क्या होगा, सूखा पड़ने लगेगा। और हम देख भी रहे हैं कि साल 2 साल से बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, इसी के कारण नहीं हो रही है। मैं कहा ना कि बहुत जल्दी आने वाला है ये सब, तो आने वाले 10-15 सालों में हम देखेंगे किस तरीके से तबाही आने वाली है हमारे इंसानों के कारण। देखो फिर कह रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, यानी कि जो पेड़ की कटाई हो रही है, ठीक है, उसके वजह से बहुत बड़ा चेंज होगा। क्या होगा, सॉइल प्रॉपर्टी, यानी कि जो मिट्टी होगी जो पहले उपजाऊ थी, जिसमें अच्छे खासे फसल हो जाते थे, वो मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और बाद में उसमें कोई किसी भी तरह का प्लांट या वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाएगा। भाई जब पानी ही नहीं होगा उसमें तो मिट्टी पूरी तरह सूख जाएगी, एकदम बंजर हो जाएगी, पत्थर की तरह हो जाएगी, और पत्थर में कुछ भी उगाएंगे नहीं उगेगा। तो वही कह रहा है कि इस पेड़ों की कटाई की वजह से बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है।
फिर हम बता जा रहा कह रहा कि हमने क्लास 7th में यानी कि क्लास 7th में पढ़ा था कि किस तरीके से सॉइल इरोजन को रोका जाए। अब भाई आप लोग भूल गए होंगे सॉइल इरोजन क्या होता है, मैं बता देता हूँ। देखो, तो सॉइल मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, और इरोजन मतलब होता है बहना, मतलब मिट्टी का बहना। तो मिट्टी कैसे रोक सकते हैं? अगर मिट्टी बहता रहेगा तो भाई वहाँ की मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ ही नहीं बचेगी। मान लो एक जगह पे मिट्टी क्या है, यहाँ पर उपजाऊ है, अगर ये मिट्टी यहाँ पर रुकेगी नहीं तो भाई खेती कैसे होगा। तो वही कह रहा है, उस मिट्टी को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो पेड़ों का रूट्स होगा, इनको जो जड़ होंगे वो मिट्टी को बांधे रखेंगे, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होगा, इरोजन नहीं होगा, यानी कि मिट्टी का सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो वही कह रहा है, अगर मिट्टी का टॉप लेयर ही खत्म हो जाए, यानी कि जहाँ पर खेती होती है वही अगर टॉप लेयर खत्म हो जाए तो क्या बचेगा हमारे पास, हार्ड और रॉकी लेयर बचेगा, यानी कि पत्थर बच जाएंगे, जिसकी वजह से जो सॉइल होगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और एक बहुत बड़ा डिजर्टिफिकेशन यानी कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तान बन जाएगा पूरे भारत में, क्योंकि ये पेड़ों की कटाई वैसे हो रहा है। तो सोच लो क्या क्या दिक्कतें आने वाली है फ्यूचर में। बस सबसे पहले बात कि सूखा पड़ने वाला है, दूसरी बात यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, जिसकी वजह से खेती ही नहीं होगा। समझे आप लोग, ना पानी रहेगा ना खाना रहेगा, बस इंसान बचेंगे एक दूसरे को खाएंगे। भाई पानी ही नहीं है, ड्रॉट पड़ जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो जाने वाली है। तो सोच लो कितना बड़ा आपदा आने वाला है। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी किन किन तरीक़ों से हम फॉरेस्ट को यानी कि जंगल को और अपने वाइल्ड लाइफ को यानी कि जितने भी तरह के जानवर हैं उनको बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से कहानी की तरह बताया जा रहा है, कह रहा है जो पहेली और भूजो हैं, यानी कि जो लड़का और लड़की थे शुरुआत में मैंने देखा था, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं ये सोचकर कि अगर डिफॉरेस्टेशन ऐसा ही होता रहा तो हमारे नेचर का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो वो दौड़ते दौड़ते कहाँ जाते हैं, प्रोफेसर अहमद के पास जाते हैं और पूछते हैं कि जो फॉरेस्ट है यानी कि जो जंगल है और जो वाइल्ड लाइफ है उनको कैसे सेव किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो प्रोफेसर अहमद क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अब देखो, अहमद सर का बात सुनने से पहले यानी कि जो प्रोफेसर हैं उनका बात सुनने से पहले एक वर्ड आया है यहाँ पे, बायोस्फीयर, इसको जान लेते हैं। ठीक है, देखो बायोस्फीयर पृथ्वी का एक ऐसा पार्ट है, यानी कि सूर्य जो हमारा पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स रहते हैं। सिंपल सी बात है, लिविंग थिंग्स रहते हैं जो सपोर्ट लाइफ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी कि जो जीवन है वो और ज़्यादा बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे और नेचर के बीच में बैलेंस बना होता है। तो ये होता है बायोस्फीयर। अब आते हैं प्रोफेसर अहमद के बातों पे कि क्या बताते हैं भूजा और पहेली को। जब ये कहते हैं कि ठीक है चलो हम तुम दोनों को यानी कि तुम्हारे क्लासमेट को भी और तुमको भी हम घुमा लाते हैं, कहाँ पर, एक बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कहाँ पर है, पंचमिरी में है। तो उसका नाम भी इसी जगह पे है, लिखा ना, ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम पंचमिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि पहेली और भूजो को और साथ ही साथ उसके क्लासमेट को कहाँ ले जाते हैं, पंचमिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ले जाते हैं, उसको घुमाने के लिए, दिखाने के लिए किस तरीके से बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है किस तरीके से होता है। कहाँ लेके जाते हैं, पंचमरी पे। जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं, जो पहेली और भूजो होते हैं, देखते हैं कि यहाँ के जो पौधे हैं, यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व के जो पौधे हैं, ये पौधे हिमालय पे भी पाए जाते हैं, यानी कि जो पहाड़ों पे पेड़ वगैरह होते हैं वो पौधे कहाँ पर हैं, उन बायोस्फीयर रिजर्व में हैं। इसीलिए उनको रखा गया है कि अगर पहाड़ पास में जो पेड़ हैं, यानी जो पहाड़ों के पेड़ हैं, अगर उनकी कटाई होने के कारण अगर वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं तो बायोस्फीयर में कम से कम बचे रहेंगे। तो वहाँ पर देखते हैं कि क्या देखते हैं, कई तरह के प्लांट्स और एनिमल वहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि अपर हिमालय में भी पाए जाते हैं, जो उस समय कहाँ पर थे, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में सेफ्टी से रखे गए थे इंसानों के द्वारा। तो वहाँ पे एक बंदा रहता है जिसका नाम रहता है माधव जी। क्या नाम रहता है, माधव। तो जो अहमद रहते हैं वो माधव जी कहते हैं कि देखिए आप इनको बच्चों जो हैं इनको ले जाइए, घुमा लाइए बायोस्फीयर रिजर्व, और ध्यान रखिएगा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको नुकसान न पहुँचे, क्योंकि वो क्या है, वो हमारा नेशनल हेरिटेज है, यानी कि हमारा नेशनल लेवल पे क्या हो, एक तरह से सम्मान की बात है, जो हम उसको कंजर्व करके यानी कि बचा के रख रहे हैं, कहाँ पर, उस पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में। जो माधव रहते हैं वो बच्चों को बताते हैं, जो पहली और उसके जो क्लासमेट रहते हैं उसको बताते हैं कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है क्या करती है, कुछ एजेंसीज चलाती हैं, कुछ पॉलिसीज चलाती हैं, जिसके द्वारा प्लांट्स को और एनिमल्स को इन बायोस्फीयर रिजर्व में रखा जाता है, ताकि वो क्या हो सके, सेफ रह सके, उनको कोई नुकसान न पहुँच सके। अब देखो यहाँ पर एक शॉर्ट में बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। डेफिनेशन के साथ मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखो पहले इसको जान लेते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, फ्लोरा और फौना, मैं बार बताता हूँ कि जब तक आप पढ़ेंगे 8, 9, 10, 12, 11 जिसका भी पढ़ेंगे ये बार बार वर्ड आएगा। तो इसका मैं ट्रिक बताया था क्लास 7 और क्लास 6 में भी, तो यहाँ भी मैं बता देता हूँ, आप लोग भूल गए होंगे। देखिए फ्लोरा मतलब होता है फ्लावर। देखिए अब फ्लावर क्या है, फ्लावर की स्पेलिंग क्या होती है, FLO यार यही होती है। तो इसमें भी FLO आ रहा है और इसमें भी FLO आ रहा है, यानी कि फ्लावर फ्लोरा। तो अगर फ्लोरा कहता है तो मतलब जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी तरह के प्लांट्स होते हैं, चाहे कई भी तरह के प्लांट्स हैं,
वो सारे के सारे प्लांट्स किस में आएंगे, फ्लोरा में आएंगे। ठीक है, अब बात आता है फाउना का। फाउना का क्या होता है, एनिमल का स्पेलिंग क्या होता है, ANIMAL होता है ना। कैसे शुरू होता है, ए से शुरू होता है, तो इसका भी क्या है, ए से शुरू है, यानी कि फाउना। ठीक है, बस दो ही वर्ड ही होता है, एक होता है फ्लोरा जो कि फ्लावर होता है, यानी कि सब तरह के प्लांट, और फाउना में सब तरह के एनिमल आ जाते हैं। तो वही कह रहा है, इस फ्लोरा और फाउना को बचाने के लिए ही क्या बनाया जाता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, ताकि ये लोग वहाँ पर क्या रखें, अच्छे से रह सकें, सुरक्षित रह सकें, इनको कोई हार्म ना पहुँचा सके, इनका कोई हंट न कर सके, यानी कि इनका कोई शिकार ना कर सके, ताकि उनको अच्छे से वहाँ पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। उसमें सबसे पहले आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, देखो इसके नाम में भी ये क्या है, वाइल्ड यानी कि जंगली जीव। अब भाई जंगली जीव कौन होते हैं, जानवर होते हैं। तो वो सब चीज़ नाम में ही छुपा होता है, बस आपको ध्यान देना होता है, पकड़ना होता है उसको। ठीक है, तो वाइल्ड यानी कि जंगली, और लाइफ यानी कि जीव, यानी कि जंगली जीव जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उनको सेव करने के लिए एक एरिया बनाया जाता है, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। और अंग्रेजी में भी लिखा है, एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू डेम देयर हैबिटेट, यानी कि उनको बिना किसी हार्म के एक जगह पर रखना जहाँ उनका क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। उसी को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, यानी कि जंगली जीवों का एक घर, जहाँ पर उनको कोई हार्म, किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया जाता है। दूसरा आता है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क क्या होते हैं, अब देखो ये भी ठीक लगभग उसी तरह का है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो जंगली जीव रहते हैं वो पूरी तरह से फ्रीली घूम सकते हैं, यानी कि जो नेशनल पार्क रहता है काफ़ी बड़ा होता है, और यहाँ पे जो जानवर होते हैं वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, इधर से उधर घूम सकते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा होता है नेशनल पार्क। ठीक है, तो इंडिया में कई जगह नेशनल पार्क हैं, तो आप चाहे तो सर्च करके घूम सकते हैं। तो नेशनल पार्क होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, जहाँ के जानवर क्या सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्स को पाने के लिए। अब लास्ट आता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें दोनों आ जाते हैं, यानी कि इसमें पेड़ भी पौधे भी रहते हैं हर तरह के, और हर तरह के जानवर भी आ जाते हैं। इसको होते हैं हम बायो मतलब होता है हर तरह की लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स क्या है, पौधे भी लिविंग थिंग्स हैं, जानवर भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि बायोलॉजिकल पे, यानी कि बड़े लेवल पे, यानी कि प्लांट्स भी और पौधे भी दोनों एक साथ रहे हैं। तो एक लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन, यानी कि ज़मीन को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्लांट्स, एनिमल, यानी कि जितने भी तरह के लाइफ होती हैं सबको यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेफ तरीके से रखा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। उसको कहते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व। ये हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हो गया नेशनल पार्क, और ये हो गया बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम एक एक करके डिटेल में हम पढ़ेंगे, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है, क्या होता है, हर चीज़ इसके बारे में एक एक पॉइंट हम लिखेंगे। तो एग्जाम में अगर आपको आता है कि डिटेल अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व 4 या 5 नंबर का आएगा, तो आपको पॉइंट में बस लिखना है समझ के, बस ध्यान से सुनते जाइए। कह रहा है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों के साथ कौन है, प्रोफेसर अहमद हैं और माधव जी हैं। ठीक है, वो दोनों इंटर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, जो किस नाम से, पंचमेरी नाम से। ठीक है, पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व नाम से गए रहते हैं घूमे। जो वहाँ के माधव जी रहते हैं वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है एक बहुत बड़ा एरिया होता है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को रखा जाता है और उनको कंजर्व यानी कि बचाया जाता है। ठीक है, उनका शिकार नहीं किया जाने जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब, बायो मैंने बार बार कह रहा हूँ, बायो मतलब हर तरह के प्लांट्स और हर तरह के एनिमल्स क्या हूँ एक साथ रहे, तो उनको हम कहते हैं बायो। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब कि हर तरह के प्लांट्स, हर तरह के एनिमल उन बायोस्फीयर में रखे जाते हैं। तो वही बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, माधव जी बता रहे हैं कि इसको बच्चों को। अब देखो इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को भी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया गया कि होता क्या है। कह रहा है कि आपने अवेयर होंगे, यानी कि जानते पहचानते होंगे इस नाम से, कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसमें क्या होता है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, यानी कई तरह के प्लांट्स होते हैं, कई तरह के एनिमल्स होते हैं, और कई तरह के छोटे छोटे जीव होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इन सबको क्या किया जाता है, सेफ तरीके से रखा जाता है उस बायोस्फीयर रिजर्व में। अब देखो माधव जी कहते हैं कि जो हमारा ये पंचमेरी का बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंडर में एक नेशनल पार्क भी आता है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। यानी कि जो नेशनल पार्क है वो काफ़ी बड़ा होता है, मैंने बताया है, ठीक है ना, जो नेशनल पार्क होते हैं बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो नेशनल पार्क यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें दो चीज़ और आता है। क्या क्या आता है, द पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व में कंसिस्ट करता है एक नेशनल पार्क, यानी कि जो पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये है पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर दिखाया गया है, दिख रहा है ना, यह क्या है, पंचमेरी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें क्या है, एक हमारा नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा। क्या नाम है, सतपुरा, लिखा है ना, कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा। ये हो गया नेशनल पार्क। और एक वाइल्ड लाइफ है इसमें जिसका नाम है, क्या नाम है, बोरी पंचमेरी। ठीक है, इस तरीके से जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें एक नेशनल पार्क भी है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखो बोरी सेंचुरी यहाँ पर है। ठीक है, और सतपुरा नेशनल पार्क ये ग्रीन वाला है, पूरा जो डार्क ग्रीन कलर का सतपुरा है। और ये पूरा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ कई तरह के प्लांट्स, कई तरह के एनिमल, कई तरह के छोटे छोटे जीव यहाँ पर एक साथ मिलकर रहते हैं, जो कि सेफ रहता है किसके अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में। अगला टॉपिक आता है हमारा फ्लोरा एंड फाउना। अभी जस्ट मैंने समझाया, अब इसको डिटेल में जानिए। ठीक है, बच्चे इतना शोर कर रहे हैं।
देखिए फ्लोरा एंड फाउना क्या करता है, फ्लोरा मतलब कि हर तरह के पौधे, चाहे कोई किसी भी तरह के पौधे हो गए वो क्या है, फ्लोरा में आएंगे। और जितने भी तरह के जानवर होते हैं, हाथी, घोड़े, सियार, बाघ, लायन, जितने भी तरह के बंदर वगैरह जो भी चीज़ हो गया वो सब किस में आएंगे, फाउना में आएंगे। तो जब बच्चे घूम रहे होते हैं उस बायोस्फीयर रिजर्व में, तो जो कौन रहती है, जो पहली रहती है, एक रैबिट को देखती है, रैबिट यानी कि एक खरगोश को देखती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है, ठीक है। तो माधव जी क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं, देखो कहते हैं कि देखो बच्ची तुम उसको नहीं पकड़ सकती, क्यों, क्योंकि उसको लाया गया यहाँ पर सेफ तरीके से रखने के लिए। वो अगर आप उसको छोड़ती हैं, ठीक है, अगर कोई, अब इसको कहानी को बंद करते हैं। अब देखो मेन हिस्सा क्या है, अगर कोई भी इंसान बायोस्फीयर रिजर्व में जाकर शिकार करता है तो उसको बहुत ही बड़ा तरीके से क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा और पूरे लाइफ टाइम के लिए उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसी डर के कारण कोई भी क्या जो इंसान जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व में या नेशनल पार्क में जाके शिकार नहीं करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर रोका जा रहा है उसको, इसको पहली को, कि तुम खरगोश को मत पकड़ो क्योंकि वो उसके लिए यहाँ पर सेफ तरीके से रखा गया है, तुम उसको जाने दो, उसको फ्री तरीके से घूमने दो, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में कोई भी शिकार नहीं कर सकता, कोई किया भी अगर पकड़ा जाता है तो बहुत ही बुरी तरह से फंसेगा और पूरी लाइफ उसकी कहाँ कटेगी, जेल में कटेगी। अगला टॉपिक आता है हमारा एंडेमिक स्पीसीज। देखो अब जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं इनका भी नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। देखो स्पीसीज मतलब कि तरह के जानवर, कई तरह के जानवर, ठीक है। और इंड यानी कि ख़त्म, इंड मतलब क्या होता है, ख़त्म ही होता है। और इमिक यानी कि जो ख़त्म होने वाले हों, ठीक है, तो ख़त्म होने वाले जीव, ठीक है। तो ये जो बच्चे रहते हैं काफ़ी घने जंगल में चले जाते हैं, ठीक है। माधव जी रहते हैं, जो अहमद रहते हैं, प्रोफेसर वो रहते हैं और क्लासमेट इनके बच्चे रहते हैं। तो जंगल में काफ़ी अंदर चले जाते हैं। वहीं पे जो पहली रहती है वो क्या देखती है, एक स्क्वायरल को देखती है जो काफ़ी बड़ा होती है। स्क्वायरल जानते हैं ना, गिलहरी जो कहते हैं। तो जंगल में जब जाती है उस बायोस्फीयर रिजर्व में काफ़ी बड़ी गिलहरी देखती है तो क्या होती है, डर जाती है। तो जो माधव जी रहते हैं उसको बताते हैं कि जो ये जो गिलहरी है वो बहुत बड़ी गिलहरी है जो कहीं कहीं जगहों पे पाई जाती है, ठीक है। देखो लिखा है, माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज़ नोन एज द जायंट गिलहरी, यानी कि जायंट स्क्वायरल कहा जाता है इसको। जायंट मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा गिलहरी कहा जाता है। और ये क्या होता है, कुछ ही जगहों पे बस पाया जाता है। अब आता है एंडेमिक स्पीसीज मतलब क्या होता है। अगर एग्जाम में आ गया कि डिफाइन एंडेमिक स्पीसीज, तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे, देखो सुनो ध्यान से। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज में प्लांट भी आ सकते हैं, एनिमल भी आ सकता है। तो ये वो होती हैं जो कुछ कुछ जगहों पे पाई जाती हैं, जैसे कि लिखा है ना, फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया। ऐसे मान लेते हैं एक नॉर्थ में मिलेगा तो एक साउथ में मिलेगा, यानी कि इतना दूर पे, ठीक है। एक गुजरात में मिल रहा है तो एक अरुणाचल प्रदेश में मिल रहा है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाने वाली ये स्पीसीज है। जो जायंट कोरल है वो कहीं भी कभी पाई जाती है। तो इसीलिए इसको क्या किया जा रहा है, बायोस्फीयर में रखा गया है ताकि ये क्या हो सके, सेफ रह सके, इसका कोई शिकार ना किया जा सके। तो इसको क्या कहेंगे हम, एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि ऐसे स्पीसीज जो कहीं कहीं पर पाई जाती हों, ठीक है। फिर जो माधव जी होते हैं वो दो पौधे दिखाते हैं। क्या होते हैं वो पौधे, एक होता है साल का पेड़ होता है, साल एक तरह का पेड़ होता है जो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, यानी वो भी कहीं कहीं मिलता है। और दूसरा पेड़ होता है वाइल्ड मैंगो। वाइल्ड मैंगो भी क्या होता है, कहीं कहीं मिलता है। मैंगो का ट्री आप लोग बहुत सारा देखे होंगे, लेकिन जो वाइल्ड मैंगो होता है, जंगली आम होता है, बहुत कम मिलता है। इस तरीके से जंगली आम होता है, देखिए लिखा है ना वाइल्ड, अब नहीं दिख रहा होगा, वाइल्ड मैंगो, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, वाइल्ड मैंगो होता है, जंगली पेड़ होते हैं जो सिर्फ जंगल में ही पाए जाते हैं। तो ये दो पेड़ हो गए और एक हमने जानवर देखा, क्या देखा, जायंट स्क्वायरल देखा और साल देखा, और क्या देखा, वाइल्ड मैंगो देखा। किस तरीके से ये एंडेमिक स्पीसीज हैं जो कभी कभार पाए जाते हैं, कहीं कहीं पाए जाते हैं। फिर पूछ रही है जो पहली है वो एक क्वेश्चन पूछ रही है अपने प्रोफेसर और माधव जी से, मैंने सुना है कि बहुत सारे जो एंडेमिक स्पीसीज वो गायब हो गए हैं, गायब यानी कि मारे गए हैं, क्या ये सच है? भाई जाहिर सी बात है, इनका नाम ही एंडेमिक स्पीसीज, कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे भी होंगे जो ख़त्म हो गए होंगे। तो वही पूछ रही है कि मैंने सुना है कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, क्या ये सच है? तो बताते हैं, देखते हैं। तो जो प्रोफेसर अहमद रहते हैं वो बताते हैं कि हाँ ये सच बात है। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं, कुछ प्लांट के, कुछ जानवर के ऐसे उनके ग्रुप्स हैं जो क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। क्यों गायब हो चुके हैं? क्योंकि जो इंसान के जो पॉपुलेशन हो क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो पेड़ काटते जा रहे हैं और उसी में वो पेड़ भी और जो जानवर भी क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जिस्टेंस ही, यानी कि उनका अस्तित्व ही क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। यह स्क्वायरल जो अभी उसने देखा था पहली ने उस जंगल में, जायंट स्क्वायरल, देखो ठीक है, ये स्क्वायरल है और ये पेड़ है। अब हमारा टॉपिक आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि जंगली जीव का संरक्षण, यानी किस तरीके से उनको बचाया जाता है। तो जो पहली है, जब बोर्ड पे देखते लिखा रहता है पंचमेरी वाइल्ड लाइफ, यानी जब वो घूम रही होती है जंगल में तो एक बोर्ड आता है, बोर्ड या नहीं होता, बैनर टाइप का होता है, तो वहीं पे लिखा होता है पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उस पर लिखा होता है।
जो प्रोफेसर अहमद रहते हैं, ठीक है, वो बताते हैं किस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वहाँ पर किलिंग करना यानी कि हंटिंग करना जानवरों का वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना किया गया है। अगर कोई भी वहाँ पर जानवर या शिकार करता हुआ पाया गया इंसानों के द्वारा, ठीक है, मान लेते इंसान नहीं जाते हैं शिकार वगैरह करने जानवरों का, या जो रेनडियर रहते हैं उनका शिकार करने जाते हैं जंगलों में, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर कोई पाया गया शिकार करते हुए तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा लॉ के द्वारा। भाई सारे नियम बताए गए हैं, नियम बनाए गए हैं कि अगर कोई पकड़ा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या नेशनल पार्क में या बायोस्फीयर रिजर्व में शिकार करते हुए तो बहुत ही खतरनाक उसको पनिश किया जाएगा, पूरी लाइफ उसको कहाँ बिताना पड़ेगा, जेल में। फिर कह रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है ना वो डिट्टो एक जो जंगल होता है, रिजर्व जंगल, उसी तरह से होता है। बस ये क्या करता है, प्रोटेक्शन और सुटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करवाता है किसको, वहाँ के जंगली जानवरों को, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं उनको सेव रखता है, यानी कि हंटरों से बचाता है, जो हंटर होते हैं उनसे बचाता है, और उनके कंडीशन को बनाए रखता है कि वो जिस कंडीशन में रहना चाहते हैं उस कंडीशन में जो पब्लिक जो गवर्नमेंट है खर्चा करती है कि उस जिस कंडीशन में जानवर रहना चाहता है उसको वहाँ पर रहने दिया जाए, ठीक है। तो ये होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ही आल्सो टेल देम दैट पीपल लिविंग इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कह रहा है कि ये बताता है कि जो लोग रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं अलाउ करने के लिए, ताकि वहाँ पर घास वगैरह चरा सकें, वहाँ पर बैल जो गाय वगैरह रहती हैं उनको घुमा सकें, ठीक है, और मेडिसिन प्लांट या लकड़ी वगैरह को इकट्ठा करने के लिए। यानी आदिवासी नहीं होते हैं, अभी हमने देखा सिविक्स चैप्टर में जो पढ़ रहे थे वहाँ पर हम देखा किस तरीके से जो आदिवासी थे जंगल में ही रहते हैं। तो जो आदिवासी होते हैं वो इन्हीं बायोस्फीयर रिजर्व में रहते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, यहीं पर रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, वहीं पर वो एंजॉय करते हैं। तो वही कह रहा कि उनको अलाउ किया है क्योंकि वो जानवरों का शिकार नहीं करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं और साथ ही साथ जंगलों को भी क्या करते हैं लोग, पूजा करते हैं। तो उनको अलाउ किया जा रहा था कि आप जाके क्या कर सकते हैं, वहाँ पर घास वगैरह चरा सकते हैं जानवरों का, और लकड़ियाँ वगैरह भी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको पूजा करते हैं जानवरों का, हमारी तरह उनका शिकार नहीं करते हैं। देखो एक फिर दिया जाए आपके लिए नोट्स दिया गया है, कह रहा कुछ जानवर ऐसे हैं जो थ्रीटेंड है, यानी कि मतलब बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं, लिमिटेड मात्रा में, बस 100, 200, 300 ही हैं, ठीक है। तो उनको बारे में देखते हैं। कह रहा है कि ऐसे जानवर कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा ब्लैक बक, यानी कि काला हिरन, जिसको सलमान खान ने मारा था। लोग कहते हैं कि सलमान खान ने काला हिरन मारा था, तो उसे क्या कहते हैं, ब्लैक हिरन कहते हैं। तो ब्लैक हिरन बहुत ही कम मात्रा में बचे हुए हैं। और वैसे ही आते हैं वाइट आई हिरन, यानी कि सफ़ेद आँख वाले। फिर आते हैं एलिफेंट, फिर आता है गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, यानी कि जो बकुला रहते हैं। फिर घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, फैंटन, राइनोसोरस, ये सब क्या हैं, ऐसे जानवर हैं जो थ्रीटेंड कंडीशन में, यानी कि कभी भी गायब हो सकते हैं, कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा में ये लोग बचे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको कहाँ रखा गया है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा गया है, ताकि इनका पूरी तरह से क्या हो सके, प्रोटेक्ट किया जा सके हंटरों से, क्योंकि इनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इनको क्या कर वहाँ पर सेफ रखा जाता है ताकि वो लोग बचे रहें, वहाँ पर उनका कोई नुकसान न पहुँचे। अब देखो यहाँ पर एक और वर्ड बताया गया है जू, जिसका कहते हैं चिड़ियाघर कहते हैं। तो आप लोगों ने खासकर जू तो गए ही होंगे, तो आप देखते हैं कई तरह के एक एक जानवर, दो दो जानवर रहते हैं। तो यह जो भूजू है आपसे पूछता है कि भाई बताओ जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि जो जू होता है वो लिमिटेड, यानी कि छोटे एरिया में होता है, बहुत छोटे एरिया में होता है, लगभग 5 से 10 किलोमीटर एरिया में होता है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। उसमें कई तरह के जानवर रहते हैं और फ्रीली घूमते हैं, वो लोग किसी का डर नहीं रहता। लेकिन जू में रहते हैं वो कैद में रहते हैं, वो एक सेल में रहते हैं जहाँ पर उनको रखा जाता है ताकि वो लोगों को दर्शनी के लिए दिखाया जा सके, वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बना सके। तो ये होता है जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक कंट्री की तरह है और जो जू है एक गाँव की तरह है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस होता है। अब हम आता तीसरा पार्ट आता है हमारा नेशनल पार्क, यानी कि जो पार्क बनाए जाते हैं जानवरों को रहने के लिए, उनके बारे में हम देखते हैं। फिर कह रहा है कि जो ये बच्चे हैं, यानी कि जो भूजा और पहले उसके क्लासमेट हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक और बोर्ड आता है जहाँ पे लिखा रहता है क्या, सतपुरा नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये, उसी बायोस्फीयर रिजर्व में है। पहले उन्होंने बायोस्फीयर में इंटर किया, फिर उन्होंने कहाँ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए, ठीक है। फिर आते हैं कहाँ पर, सतपुरा नेशनल पार्क में। तो अब नेशनल पार्क में देखेंगे, कह रहा है जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ पर जाने के लिए कि वहाँ पर क्या है। तो जो माधव जी थे वहाँ पर, जो जंगल के संरक्षक थे, यानी जो ऑफिसर थे, वो उन्हें बताते हैं कि ये जो रिजर्व है ना वो बहुत ही बड़े लेवल पे है और बहुत ही डाइवर्स है, बहुत यानी कि बहुत ही घना है। इनफ टू प्रोटेक्ट होल सीट एंड इकोसिस्टम, यानी कि इसको इसलिए बनाया गया है ताकि ये मतलब जो नेशनल पार्क होता है ना वो बहुत ज़्यादा घना होता है। घना यानी कि बहुत डेंस होता है, जिसमें उसको जानबूझ के इसलिए बनाया गया होता है ताकि जो इकोसिस्टम है, जो वातावरण है, वो अच्छा रह सके जानवरों के लिए। जितने भी तरह के जानवर होते हैं उनको पूरी तरह से क्या हो सके, सिक्योरिटी दिया जा सके
नेचर के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से नेशनल पार्क को बनाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा घने रहते हैं। फिर बता रहे माधव जी कि जो नेशनल पार्क होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोरा को, फाउना को, लैंडस्केप को, यानी कि जो ज़मीनें होती हैं, अच्छी अच्छी सीनरी होती हैं उसको, और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट को क्या रहती हैं, प्रिजर्व करती हैं, यानी कि सुरक्षा देती हैं। कौन? नेशनल पार्क। फिर कहा जा रहा है कि जो भारत में लगभग कम से कम 100 यानी कि 100 क्या है, नेशनल पार्क है पूरे भारत में, लिखा है ना। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया, यानी कि भारत में लगभग 100 से ज़्यादा क्या है, नेशनल पार्क मौजूद है, जो हर तरह के जानवरों के लिए बनाया गया है, उनको सेफ रखने के लिए। फिर एक और नोट्स आता है आपके लिए, कहता है वहाँ पर जो बच्चे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ पर रॉक शेल्टर रहते हैं, यानी पत्थरों का बनाया हुआ एक घर रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि आज से काफ़ी साल पहले लोग जंगलों में रहते थे एज अ आदिवासी, जो भी रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम कम मात्रा में रहते हैं, माइनॉरिटी में रहते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जानवर यानी कि जो इंसान थे वो भी क्या इस तरह के जानवर ही थे जो जंगलों में रहते थे। तो वहीं पर बताया जा रहा है, कह रहा है जो रॉक सेक्टर है वो पाया गया इनसाइड सतपुरा नेशनल पार्क में, जो एविडेंस है यानी कि सबूत, एविडेंस यानी कि सबूत होता है प्री हिस्टोरिक ह्यूमन, यानी कि जो पहले के इंसान थे वो कहाँ रहते थे, इन जंगलों में रहते थे और यहीं पर वो खाते पीते थे। फिर वो लोग देखते हैं रॉक पेंटिंग, यानी कि पत्थरों पे पेंटिंग किया गया है, यानी कि रॉक मतलब पत्थर और पेंटिंग यानी पेंटिंग, तो रॉक का चित्र बनाया गया रहता है उन पत्थरों पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि लगभग 55 रॉक शेल्टर ऐसे थे वहाँ पे जो पंचमरी बायोस्फीयर में मौजूद है, यानी कि 55 घर ऐसे हैं जो पहाड़ों से काट काट के बनाए गए हैं पहले के लोगों के द्वारा, तो लोग वहीं पर रहते थे, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब बच्चे और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, यानी कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं घूमने के लिए, तो उन्होंने फिर एक देखा, क्या देखा, बोर्ड पे लिखा था सतपुरा टाइगर रिजर्व, यानी कि एक बोर्ड था ऐसे, और उस पर लिखा था क्या, सतपुरा टाइगर रिजर्व। टाइगर यानी कि जो टाइगर होता है उसको सेफ करने के लिए उसके सब नाम पे ही लिखा है। देखो सतपुरा यानी सतपुरा प्लेस है, जगह है, और वहाँ पे क्या बना है, टाइगर, यानी कि उनके लिए क्या बनाए गए हैं, रिजर्व बनाए गए ताकि उनको सुरक्षा दिया जा सके। तो जो माधव जी कहते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि जो ये टाइगर क्या है, जो सिस्टम है ये वाला जो पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंडिया में जितने भी टाइगर बचे हैं, पूरे कंट्री में जितने भी टाइगर उनको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, किससे, शिकारियों से, ताकि उनका शिकार ना हो पाए। और इसका जो भी मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो कौन उठाता है, गवर्नमेंट उठाता है। अब देखो कह रहा है कि पहले जब ये नहीं बना था टाइगर रिजर्व, तो पहले टाइगर की संख्या काफ़ी कम हो गई थी अचानक से, यानी कि वो डिसअपियर होने वाले थे, यानी कि जो टाइगर है वो विलुप्त होने वाले थे हमारे पूरे कंट्री से, यानी कि पूरे भारत में टाइगर पाए नहीं जाते। लेकिन जब ये बनाया गया, ये सिस्टम बनाया गया, टाइगर को सुरक्षा देना है, तब से लेकर आज तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गया है टाइगर का, यानी कि उनकी संख्या फिर से बढ़ गई है। लेकिन देखते ही देखते कुछ जानवर ऐसे थे जो क्या हुए, गायब हो गए। लेकिन कुछ जानवर हैं जिनकी संख्या और बढ़ गई, जैसे लायन है, एलिफेंट है, वाइल्ड बुफेलोज हैं, बारसिंगा, इनकी संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन कुछ जानवर थे जो क्या हुए, गायब हो गए बेचारे, ठीक है। कह रहा है कि ऐसे ही देखते देखते क्या हुआ, सतपुरा नेशनल पार्क में था ये सब चीज़ें। अब आता है नया वर्ड आता है जिसका नाम है क्या, इंडेंजर्ड एनिमल, ठीक है। अब ये इंडेंजर्ड एनिमल क्या होता है, देखो इंडेंजर्ड यानी कि ये देखो सब नाम में छुपा है, एनिमल मतलब जानवर होता है, डेंजर यानी कि खतरा होता है, सबको पता है। अब लगा दिया गया इन, यानी खतरे में जाने वाले एनिमल, यानी कि ऐसे जानवर जो खतरे में जा सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, इंडेंजर, खतरे में आने से इनके विलुप्त हो सकते हैं, अभी हुए नहीं हैं या नहीं हो रही है, विलुप्त हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशन एक माना जा रहा है कि विलुप्त हो सकते हैं, उन्हीं को कहाँ कहते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। जो यहाँ पर भोजू है वो कहता है कि हाँ ऐसा हुआ है, बहुत पहले जो डायनासोर रहते थे वो क्या हुए, विलुप्त हो गए, यानी कि एक्सटिंक्ट हो गए थे अचानक से, यानी क्योंकि क्यों एक्सटिंक्ट हो गए थे, ऊपर से एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड गिर गया था, लोग जो लगभग 10 किलोमीटर का था, वो पृथ्वी पे जब गिरा तो चारों तरफ आग ही आग फैल गया, और लगभग कई सालों तक क्या हुआ, धूप ही नहीं आ पाया पृथ्वी पे, जिसके वजह से जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी पौधे थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, और ऑक्सीजन लेवल ही पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो भी डायनासोर जो बचे कुचे थे वो भी पूरी तरह से क्या हुए, ख़त्म हो गए, तो उनका एक्सटिंक्शन हो गया। तो वही कह रहा है कि इंडेंजर्ड एनिमल यानी कि खतरे में जा सकते हैं, ठीक है। ये बारहसिंगा का फोटो है, ये भी ठीक एकदम किसकी तरह होते हैं, डियर की तरह होते हैं, लेकिन इनके सींग होते हैं, इसलिए इनका नाम भी क्या है, बारहसिंगा, यानी कि जिसके सींग हो, क्या कहेंगे, बारहसिंगा, जो काफ़ी तेज़ होते हैं दौड़ने में। फिर जो पहली है एक क्वेश्चन पूछती है किसे, अपने माधव जी से, उनके जो टीचर रहते हैं उस समय के, पूछती है क्या बड़े जानवर भी एक्सटिंक्शन हो सकते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जानवर हैं जैसे एलिफेंट हैं, बुफेलो है, टाइगर है, क्या ये भी कभी ख़त्म हो सकते हैं या विलुप्त हो सकते हैं, पूछ रही है। तो माधव जी आंसर देते हैं, कहते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ छोटे जो जानवर हैं, यानी कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं, जो छोटे लेवल पे हैं, यानी कि जो छोटे एनिमल हैं वो काफ़ी तेज़ी से क्या हो रहे हैं, डेंजर हो रहे हैं, क्योंकि
कि बड़े एनिमल के मुकाबले, यानी कि जो बड़े जानवर हैं जैसे हाथी हो गया, बुफैलो हो गया, इनके मुकाबले में जो खरगोश वगैरह हैं, जो टर्टल्स हैं, जो छोटे छोटे जानवर हैं, वो काफ़ी तेज़ी से क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, और कौन बता रहा है, माधव जी बता रहे हैं। माधव जी कहते हैं फिर से कि एक समय था जब हम क्या करते थे, सांप को, जब सांप हम देखते थे उसे मार डालते थे, या जो मेंढक होते थे उसे भी क्या करते थे, मार डालते थे, छिपकली उसे भी मार देते थे, बैट्स यानी कि चमगादड़ उसे भी मार देते थे, यहाँ तक कि जो उल्लू होते थे, आउल जिसे कहते हैं, वो भी क्या होते थे, हम लोग बिना सोचे समझे उसको मार देते थे कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। कह रहे हैं उनको मार करके हम अपना ही क्या करिए, नुकसान कर लिए। फिर कह रहे हैं माधव जी, उनका साइज़ भले ही छोटा था, यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर था बॉडी का वो भले ही छोटा था, छोटे थे, लेकिन उनका रोल बहुत बड़ा था इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। अगला वर्ड आता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कि वही वातावरण। कह रहा है एक इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, सिस्टम यानी कि मतलब एक बहुत बड़ा सिस्टम, जैसे हमारा सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के धर्म जातियाँ रहते हैं, तो ऐसे कह रहा है इकोसिस्टम यानी कि नेचर का सिस्टम। तो नेचर के सिस्टम क्या क्या आते हैं, सारे तरह के प्लांट्स आ जाएंगे, सारे तरह के एनिमल्स आ जाएंगे, सारे तरह के सूक्ष्म जीव यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी आ जाएंगे, जो क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ, या क्लाइमेट के साथ, या सॉइल के साथ, या रिवर डेल्टा के साथ चलते चले जाते हैं और अपना जो बैलेंस है, जो प्रकृति का बैलेंस, जो नेचर का बैलेंस है, उसको बनाए रखते हैं। अब यहाँ पर आता है भूजो। कहता है क्या क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल हैं, यानी कि जो एनिमल विलुप्त होने वाले हैं, क्या उनका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है कि हाँ भाई रिकॉर्ड रखे कि हमारे पास्ट में ऐसे ऐसे जानवर थे। तो जो प्रोफेसर उनके रहते हैं अहमद, वो बताते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ एक ऐसा बुक है जिसका नाम क्या है, रेड डाटा बुक नाम है, लाल किताब का नाम दिया गया है, कि लाल किताब का इसमें नाम दिया गया है, यानी कि ये लाल किताब ऐसा, यानी कि जो रेड डाटा बुक है ये ऐसा बुक है, ऐसा किताब है, इसमें सारे जानवरों का नाम है जो क्या है, इंडेंजर्ड होने वाले हैं, यानी कि विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, लिखा है ना, रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स यानी कि रखना, जो रखता है रिकॉर्ड किसका, ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल, जो ख़त्म होने वाले जानवर हैं, और जितने भी प्लांट्स हैं, यानी कि जितने भी ख़त्म होने हैं, जो विलुप्त होने वाले प्लांट्स और जानवर हैं, उनका सारा का सारा नाम का रिकॉर्ड कहाँ रखता है, रेड डाटा बुक रखता है। फिर कह रहे हैं प्रोफेसर अहमद कि जो रेड डाटा बुक है, ठीक है, ये बस इंडिया ही नहीं पूरा दुनिया भी रखता है। लिखा है ना, कहाँ गया, रेड डाटा बुक्स मेंटेन इंटरनेशनली, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी क्या किया जाता है, इसको मेंटेन रखा जाता है, और साथ ही साथ इसको इंडिया भी क्या रखता है, मेंटेन रखता है अपने रेड डाटा बुक को, ताकि कितने प्लांट्स, कितने एनिमल क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं, कितने एनिमल्स गायब हो जा रहे हैं, सारा डाटा किसमें रहता है, रेड डाटा बुक्स में। तो एग्जाम में 1 या 2 नंबर में आ सकता है कि रेड डाटा बुक क्या होता है। तो रेड डाटा बुक ऐसा बुक होता है जो क्या करता है, सारे के सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स को और प्लांट्स के नाम को वहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का सिंपल सा मतलब है इधर से उधर जाना, यानी कि एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, उसी को कहते हैं माइग्रेशन करना। फिर कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो वो आराम करने के लिए, यानी कि थोड़ा आराम करने के लिए कुछ देर बैठते हैं। जब बैठते हैं तभी जो पहली होती है ना, पहली जो लड़की होती है, वो देखती है कि कुछ चिड़ियाएँ हैं, यानी कि कुछ बर्ड्स हैं जो क्या कर रही हैं, पानी पी रही थी वहाँ पे उस नदी में। तो पूछती है माधव जी कि ये क्या हो रहा है, मतलब एक कौन सी चिड़िया हैं। तो माधव जी बताते हैं उस बच्चों को कि ये जो चिड़िया है इनको क्या नाम दिया गया है, माइग्रेटरी बर्ड, यानी कि ये ऐसे चिड़िया हैं जो एक जगह नहीं टिकती हैं, कभी यहाँ पर रहेंगी कभी दूसरी जगह पर रहेंगी। ठीक है, इनका जो प्लेस रहता है, जो घर रहता है, वो बदलता रहता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स रखा गया है। फिर कह रहे हैं कि ये जो बर्ड्स हैं क्या करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि पूरे कंट्री में, मतलब बस इंडिया में ही रहती हैं, इंडिया से चली जाती हैं किसी और देश में, फिर जब वहाँ पर गर्मी आती है तो उस गर्मी के सीज़न को छोड़ के चली जाती हैं भारत में। जब भारत में ठंडी आता है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में, तो सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स रहती हैं, ठीक है, जिसे हम साइबेरियन बर्ड्स भी कहते हैं, वो सारा कहाँ चली जाती हैं, इंडिया में चली जाती हैं। इलाहाबाद के किनारे जो संगम है वहाँ पे मैक्सिमम बर्ड्स देखे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स। अगला टॉपिक आता है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो सब नाम में ही छुपा होता है, बस तुम लोग को पढ़ना है। पेपर यानी कि यही पन्ना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और रिसाइकलिंग यानी कि उसको दोबारा यूज़ करना। ठीक है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। जो प्रोफेसर अहमद है बच्चों को बताते हैं, जब बच्चे बैठे रहते हैं, कहते हैं देखो मैं एक चीज़ का बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। कह रहा कि 1 टन पेपर बनाने में, जो पेपर है ना, ये 1 टन यानी कि 100 किलो पेपर बनाने में 17 पेड़ लगते हैं। जो हम पेपर फाड़ के फेंक देते हैं ना, अगर सारे पेपर को जुटाया जाए, अगर 1 टन हो जाता है, यानी कि 100 किलो पेपर अगर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 17 पेड़ काटे गए हैं जंगलों में से। अब सोच लो कितने पेपर बर्बाद करते हैं हम लोग और कितने पेड़ों को काटा जाता है, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो तुम लोग।
तो वही कह रहे हैं प्रोफेसर अहमद कि एक पेड़ यानी कि 100 किलो पेपर के लिए 17 पेड़ों को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है पूरी तरह से। फिर कहते हैं ये अहमद जी कि अगर हम एक दिन में अगर एक पन्ना भी बचाते हैं, यानी कि एक पन्ना भी ये पेज है, अगर हम एक पेज बचाते हैं एक दिन में, लगभग हम एक ही दिन में या एक महीने में कई सारे पेड़ों को हम कटने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यानी कि जितना पेज का इस्तेमाल हो उतना ही पेज का आप इस्तेमाल करें, बाकी जो पेज है उसको सेफ रखें, उसको किसी और चीज़ में यूज़ करें, उसको फेंकें नहीं, ठीक है। और जो पेपर होता है वो कम से कम 5 से 7 बार क्या किया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है। लिखा है ना, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम, यानी कि 5 से 7 बार उसको रिसाइकिल किया जाता है, उसको दोबारा यूज़ किया जाता है कि वो दोबारा प्रोड्यूस हो सके। और लास्ट में जो फॉर्म होता है, जो हम लोग लास्ट में देखते हैं जब मार्केट में जाते हैं बुक स्टेशनरी पे, जब हम खरीदते हैं कॉपीज़ का नाम है रफ, नहीं होता ब्लैक कलर का होता है, तो वो आखिरी स्टेज होता है उसका, ठीक है। तो 7वां स्टेज होता है, जो उसके बाद क्या होता है, पेपर को फाड़ के फेंक दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है। तो जो रफ का कॉपी होता है वही लास्ट स्टेज होता है रिसाइकलिंग का। अब देखो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक क्या है, रिफॉरेस्टेशन, यानी कि दोबारा फॉरेस्ट लगाना, दोबारा जंगल को लगाना, दोबारा पेड़ लगाना, ठीक है। सबका जो कह सकते हैं सॉल्यूशन है ना, चाहे बाढ़ का हो, चाहे सूखे का हो, चाहे मिट्टी के बंजर होने का हो, चाहे बारिश ना आने का कारण हो, सबका कारण क्या है, जंगल ही है। अगर जंगल रहेंगे तो ठीक ठाक मात्रा में बारिश भी होगा, मौसम भी ठंडा होगा, किसी को गर्मी भी नहीं होगा, सारे एनिमल्स भी रहेंगे और सॉइल भी क्या रहेगी, फर्टाइल रहेगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो क्या है, रिफॉरेस्टेशन, यानी कि दोबारा हमको जंगल लगाने ही पड़ेंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो आने वाला फ्यूचर बहुत ही बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन को रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेंगे, दोबारा पेड़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बस यही था चैप्टर आज का, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।